सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ठकुराइन हमने क्या कर रखा था कि मैंने इन लोगों को ना डिफरेंस कुछ कवर करवाए थे कि लेक के बीच में और वेटलैंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वो तो हालांकि आपको प्रीवियस लेक्चर से ईशा पता लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ठकुराइन आप एक बात समझो, यहाँ पर मैंने इन लोगों को दो टर्म बताई थी। इन टर्म से आप अपना लेक्चर स्टार्ट करो, बाकी चीज़ें अपने आप ही फ्लो में मेंटेन होते होते कवर हो जाएगी। श्रेया, एक टर्म यूज़ करी थी हमने ओलिगोट्रॉपिक, है ना। एंड जेड दूसरा हमने बोला था यूट्रॉपिक। अब सवाल ये है कि ये अपने आप में क्वेश्चन बनकर आ सकता है अब इसमें कि ओलिगोट्रॉपिक किसको बोला जाता है, लेक को कि वेटलैंड को। और शैलो लेक भी आ सकता है, या फिर यूट्रॉफिक किसे बोला जाता है। या क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर दूं, लेक का नेचर क्या है, क्या वो ओलिगोट्रॉपिक है या यूट्रॉपिक है, और वेटलैंड का नेचर क्या है, यूट्रॉपिक या ओलिगोट्रॉपिक। ठीक है। लेकिन अब ये जो टर्म है ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक, ब्रैकेट में हमें दे रखा था कि हाँ लो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, ऐसा है वैसा है। एक बार के लिए इसका डिफरेंस जान लेते हैं। अलग से एक ये क्वेश्चन आ सकता है जैद कि ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं मेंस ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा, मेंस में कभी इतना नैरो क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन प्रीलिम्स अब जिस हिसाब से स्टेटमेंट उसकी मेंस ओरिएंटेड आने लगी है प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चार चार लाइनों की एक एक स्टेटमेंट और चार स्टेटमेंट, फिर एक कॉलम के ऊपर पूरा का पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक टाइप होता है। अगर आपको यकीन ना हो ना इस बात के ऊपर, आप 2018 का पेपर देखना एंड सिक्स्थ मास एक्सटेंशन का क्वेश्चन देखना। लेफ्ट कॉलम पूरा का पूरा जो पेज था, लेफ्ट कॉलम उस पर पूरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन था सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन का। इतना बड़ा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े बन सकते हैं, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक क्या फर्क होता है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ये एक लेक होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी कम होता है एंड इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफी कम होती है। ये भी एक लेक होती है, लेकिन यहां पर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो काफ़ी अबंडेंट होता है। अब न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। न्यूट्रिएंट सप्लाई यहां पर कम था तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ये हो गया डिफरेंस। लेकिन ओलिगोट्रॉपिक किसकी पहचान थी, यहां पर लिख दिया। वैसे तो ये एक लेक है, लेक तो दोनों चीज़ें होती है, वेटलैंड भी तो एक लेक हो सकती है ना। ओलिगोट्रॉपिक किसकी पहचान है, लेक की। एंड यूट्रॉपिक वेटलैंड की। सबसे बड़ा अपडेट तो यही लिख देना कि ये है नॉर्मल तरीके से लेक ठकुराइन एंड ये है वेटलैंड। ये है वेटलैंड। उसके बाद ठकुराइन एक टर्म में बड़े टाइम से यूज कर रहा हूं इन लोगों के साथ लेक्चर में, ईवीएस में, इन्वायरमेंट में पढ़ते हुए नई टर्म इन लोगों के सामने आने लगी है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये होता है ठकुराइन के जो पानी है ना वो कितना साफ दिख रहा है या कितना हेजी हेजी सा दिख रहा है। अगर उसके अंदर कुछ भी सेडिमेंट्स मिक्स नहीं है ठकुराइन तो वो पानी साफ दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। अगर मैं उसके अंदर रेत मिला दूं, नमक मिला दूं, पेड़ पौधे मिला दूं, तो ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर जो एक पानी के मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, अब वो धुंधले धुंधले से हेजी हेजी से हो जाएंगे ना। इसी कंसेप्ट को कहते हैं टर्बिडिटी। लो टर्बिडिटी का मतलब क्या होगा श्रेया, पानी साफ है या फिर हेजी है, क्लाउडी है, कैसा, साफ है। ठीक है, यानी कि जो हेजीनेस है, क्लाउडीनेस है, वो कम है पानी के अंदर। तो यहां पर लेक के अंदर क्या होता है, वाटर पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखें तो टर्बिडिटी लो होती है, ऑक्सीजनेशन डेप्थ में जाते हुए बढ़ जाती है। अच्छा, ऑक्सीजनेशन का सिंपल सा मतलब होता है, ये जो टर्म है आपके सामने, ऑक्सीजनेशन, पता है किसी को क्या होता है ये? हाँ वही है। तो इसको कहेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। डेप्थ में जाके जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ जाता है, क्लियर वाटर भी होता है।
लेकिन क्या फ़ायदा क्या है ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से? अगर मैं आपसे पूछूं तो एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे हाँ या ना में जवाब देना। ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, हाई ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर ज़्यादा है, ये चीज़ क्या इस बात की गारंटी है क्या कि न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे पानी के अंदर? बताओ, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कुछ लेना देना है शायद? हाँ, बात वही है ना। देखो देखो, टर्बिडिटी और इसको मिक्स मत करो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर डिजोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर ज्यादा हो तो क्या वो न्यूट्रिएंट की पहचान होती है? क्या जरूरी है क्या? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट होता है बताओ, पानी के लिए या किसी भी चीज के लिए? हम सांस लेते रहे उससे हमारे खाने की पूर्ति हो जाएगी, शरीर ग्रो कर जाएगा? नहीं ना। और डिजोल्व ऑक्सीजन हमारे अंदर पानी की फॉर्मेट के अंदर जाता है, सिर्फ पानी हमारी पूरी पूर्ति कर देती है न्यूट्रिएंट्स की और जितने भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं? नहीं ना। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है ना ठकुराइन, जैसे अगर आप इसको देखो कि लेक के अंदर हाई ऑक्सीजनेशन होता है और अगली ही स्टेटमेंट आपको देते एग्जामिनर कि हाई ऑक्सीजनेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी भी इसकी हाई होती है। अरे कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी तो ठकुराइन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगी ना। पानी चाहे भले ही साफ हो श्रेया, उससे क्या न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएंगे क्या? पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरमार हो, ऑक्सीजन भरमार मात्रा में हो, उससे क्या न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएंगे पानी के अंदर? तीनों अलग बातें हैं ना, कोई लिंक ही नहीं है। हो सकता है एक एलिमेंट मिसिंग हो, दो मिसिंग हो, एक हो, तीनों मिसिंग हो, तीनों हो। राइट? ये चीज है। ये भी तो हो सकता है ना। अब यहां पर देखो, टर्बिडिटी लो है। ऑब्वियस ये बात है, अगर टर्बिडिटी लो है तो वाटर क्लियर है, लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो काफी लो है, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन काफी हाई है। तो कंफ्यूजिंग सा इसका मिक्सचर देख रहे हो? वो तो डिपेंड करता है ना इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, कैसी लेक होगी। लेकिन जर्नल लेक की पहचान बताई जा रही है वैसे ये कि जब जर्नल लेक मैं बोलता हूं, इसका मतलब 95% टाइम्स ऐसा ही होता है। अगर हम लोग वेटलैंड के फीचर्स को देखें ठकुराइन, तो यहां पर टर्बिडिटी काफी हाई है। अब हाई टर्बिडिटी का मतलब क्या है? पानी क्लियर है या फिर हेजी है, क्लाउडी है? क्लाउडी है, क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा। डेप्थ में जाते हुए यहां पर लेकिन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो काफी कम हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि पानी क्लाउडी है, तो क्लाउडी किसकी वजह से हुआ होगा? यहां पर सेडिमेंट्स की वजह से। वो बार बार घूम रहे होंगे पानी के अंदर, उनको स्थिरता नहीं मिल रही होगी, लगातार मूवमेंट हो रही होगी। तो यहां पर जो पानी है इट इज ऑफन ब्राउन, भूरे रंग का हो जाता है और विद अ ग्रीनिश टिंट। ये ग्रीनिश टिंट कैसे आ जाता है? मतलब बेसिकली नीचे जो कुछ कुछ पेड़ पौधे हैं ना, पानी के लहर से वो हिलते रहते हैं, छोटे छोटे उनके टुकड़े बहते रहते हैं, वही पानी में घूमते रहते हैं। जब ये प्रक्रिया बहुत महीनों तक और बहुत सालों तक होती है तो ग्रीनिश टेक्सचर आ जाता है पानी का। इसका मतलब ये नहीं है वहां पर एल्गल ब्लूम हो गया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पेड़ पौधे हैं या ग्रीन पत्ते हैं पानी के अंदर जो डूबे हुए हैं, या आपको पता है वेटलैंड तो ऐसे इकोसिस्टम होता है, पानी के अंदर वो डूबा रहता है, वो सड़ सड़ के गल रहे हैं ना जब यहाँ पर, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए ग्रीनिश टिंट है यहाँ पर। और उसकी वजह से ग्रीनिश कलर आ जाता है पानी का, हल्का फुल्का। ब्राउन कलर तब आ जाता है जब उस पानी के अंदर मिट्टी ज्यादा हो। राइट? ठीक है। अगर इसको देखना ही है ना एक बार के लिए, लेट मी शो यू। आ रहा है ग्रीनिश टिंट इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है? एल्गल ब्लूम हुआ है क्या यहाँ पर? बताओ। नहीं ना, ग्रीनिश टिंट आ रहा है। लेकिन उसके बाद ब्राउनिश भी दिखाता हूँ आपको।
ये लो, है मिट्टी। हल्का सा अगर हम यहां पर नंगे पैर चलेंगे श्रेया, और एक कदम भी रखेंगे, ये मिट्टी घूमेगी ना इस पानी के अंदर, ब्राउनिश बना देगी ना, है ना, ये चीज है। यही कह रहा था राइटर। तो यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं ठकुराइन हमें देखने को मिलते ही नहीं है यहाँ पर। वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट ही नहीं है। न्यूट्रिएंट होंगे तभी तो सरवाइव कर सकेंगे ना, न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम मात्रा के अंदर देखने को मिलती है लेक्स के अंदर। न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन प्रदर ने हमने पढ़ा था वेटलैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है, जैद, ईशा, क्या होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम के अंदर? इसको भूल जाओ, लेक वेटलैंड को भूल जाओ, हर एक इकोसिस्टम के अंदर दुनिया का रूल क्या है, पृथ्वी का रूल क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? प्लांट्स वगैरह को। मुझे एक बात बताना जरा ईशा, अगर दो जगह मैं चुन लेता हूं, एक लैंड एक वाटर, जमीन के ऊपर अगर मुझे प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलना है तो मैं किसको बोलूंगा? प्लांट्स को। पानी में प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलना है तो किसे बोलूंगा? वो भी है तो प्लांट ही, लेकिन जैसा कि आपने क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन करा, शाबाश, फाइटोप्लैंक्टन। क्यों बता रहा हूं ये वाली बात मैं? ध्यान से पेपर में ये चीज जरूर नोट करना सब लोग, कि क्वेश्चन की टोन क्या पूछ रही है, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर कौन होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मरीन इकोसिस्टम में, वाटर इकोसिस्टम में कौन होते हैं? ऑप्शन हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर दोनों दे रखे हो आपको, प्लांट्स भी फाइटोप्लैंक्टन भी। अब आप कहोगे दोनों तो बातें सेम होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन एक छोटी सी पतली सी दीवार है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने को, क्योंकि अगर सेम ही चीज होती तो फाइटोप्लैंक्टन वर्ड इन्वेंट नहीं हुआ होता। पानी के अंदर प्लांट को ही हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अब क्योंकि वो एनवायरमेंट इकोलॉजी या साइंस का क्वेश्चन होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन गिवन होंगे वहां पर। आपको बेस्ट बेट खेलनी है फाइटोप्लैंक्टन पर। अगर किसी ऑप्शन के अंदर कंबाइंड रूप से वो ये दे कि प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन बोथ 1 और 2 ओनली, तो आप दोनों को चुन लेना। फिर समझ गए? इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कहीं बना नहीं है, लेकिन मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करवा कर रखता हूं मैं, ठीक है। हमारा दिमाग हर उस एंगल में चलना चाहिए जो कि हमें ट्रैप करने के लिए जिस बंदे का चल रहा है, एग्जामिनर का चल रहा है। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात करें, वो काफ़ी कम होती है। इट इज़ लेस देन 100 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन पर स्क्वायर मीटर अ डे। एक तरीका होता है बोलने का ये। इट इज़ मोर देन 100 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन स्क्वायर मीटर अ डे। बस ये याद रखना, ये 100 से कम, वो 100 से ज़्यादा माइक्रोग्राम, केजी मत लिख देना। कंज्यूमर, बड़ी सारी जो फिश हैं यहाँ पर आपको डीप लेवल्स पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पर फिश आपको काफ़ी कम मिलेंगी। फिश काफ़ी कम मिल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वेटलैंड बेकार है, बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फॉरनल स्पीशीज लेक में ही मिलेंगी, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना। कीवर्ड क्या है? मैं जानता हूं आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस चीज में। कीवर्ड यहां पर पता क्या है? ये देखो, डीप लेवल। डीप लेवल पे सब कुछ शांत हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अगर आप ये इसको समझना चाहते हो ना एक बार के लिए, ये फिश कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है इसको छोड़ दो। खेतों पर ट्यूबवेल के किनारे, आप में से कई लोग अगर जानते हो या सुना हो कभी, जहाँ ट्यूबवेल या हैंडपंप लगे रहते हैं, एक छोटा सा गड्ढा होता है खेत में, कोई पानी भर गया हो जैसे, मतलब मान लो वहाँ पर बारिश के दिनों में ऑटोमेटिकली मछलियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। कभी जाना या सुना या देखा है इस बात को? बताओ।
है ना, जंगली मछलियां पैदा हो जाती हैं ऑटोमेटिकली उस गड्ढे में, उस पॉन्ड में। तो अब एक बात बताओ, वो तो गंदा भी है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, टर्बिडिटी भी कितनी ज़्यादा हाई है, लेकिन हो गई ना फिर भी पैदा। वही वाली बात है। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है फिशेस से रिलेटेड। माइक्रोब्स की अगर हम लोग बात करें, ओलिगोट्रॉपिक इकोसिस्टम के अंदर, लेक के अंदर बायोमास काफ़ी कम होता है, एंड यूट्रॉपिक यानी कि वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर बायोमास काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोमास? मैंने बता चुका हूं इसको पहले भी। क्या चीज़? हाँ, हाँ वो भी ठीक है, आप इसको कह सकते हो, कुल मिलाकर हम एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रदर ने, टोटल वेट उनका ऑर्गेनिक मैटर। दो चीजें हो सकती है बायोमास का मतलब, पता है क्या? एक तो वो एनिमल या प्लांट जिंदा हैं एंड अपनी बॉडी से कोई चीजें डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो भी बायोमास है। एक, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं, तो वो चलकर बायोमास बन सकते हैं, राइट? एंड बायोमास कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑल्सो। बताया था ना ये सब। यही चीज है। किसी का कोई डाउट यहां तक? तो यहां पर आप देख लो ठकुराइन, ये जो टर्बिडिटी की, हाई टर्बिडिटी की बात कर रहा था ना मैं यहां पर, यानी कि पानी साफ नहीं होगा, टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस, हेजीनेस ज्यादा होगी। आप इसको इस चीज से समझ लो जो कि मैंने इनको बताई थी, लेकिन ये वाला डायग्राम सबके लिए नया है। ये देखो यहां पर सेडिमेंट्स कितने ज्यादा हैं ठकुराइन, मिट्टी कितनी ज्यादा मिली हुई है पानी के अंदर। जितनी ज्यादा मिट्टी मिलेगी तो पानी तो उतना ज्यादा अनक्लियर होगा, है ना? जब पानी अनक्लियर होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको निचोड़ लेंगी, एंड ज्यादा न्यूट्रिएंट होने की वजह से, इसके अंदर टर्बिडिटी हाई है, ज्यादा न्यूट्रिएंट होने की वजह से आपको पता है ना, कभी कभार ग्रासेस, सीवीड्स ये सब उग जाते हैं। उसकी वजह से पानी के अंदर एल्गे की मात्रा ज्यादा हो सकती है, एंड कुछ टाइम के अंदर जाकर क्या हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन अगर बढ़ते चले गए तो, हाँ, यूट्रोफिकेशन थ्रू एल्गल ब्लूम। उसके बाद यहां पर सेडिमेंट्स की मात्रा काफी कम होती है, ओके। एंड सेडिमेंट्स यहां पर आए कैसे? साइड में जो भी कोई रॉक शीट्स हैं, कोई पत्थर है, कोई चट्टाने हैं, उनका सेडिमेंटेशन हो रहा है, उसके कुछ कुछ पत्थर जो है वो यहां पर आके लेक्स के बगल में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके। एंड देयर इज अ क्लियर ब्लू वाटर, क्योंकि टर्बिडिटी काफ़ी कम होती है, हेजीनेस, क्लाउडीनेस काफ़ी कम होती है। अच्छे से समझ में आया डिफरेंस? बताओ लेक, वेटलैंड और उसी से एसोसिएटेड ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक इकोसिस्टम का। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।